हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कहते हैं देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। प्यारे बच्चों, इसके पहले की क्लास में मैंने जो भी वीडियो लेक्चर बनाए हैं, इस चीज का ध्यान रखा है कि हर एक स्टूडेंट इससे फायदा ले सके, हर एक स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो, उससे फायदा उठा सके। क्योंकि जनरली जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं कि 50 बच्चों की, 40 बच्चों की क्लास में 5 बच्चे ऐसे होते हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको हम जितना पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा वो सेल्फ स्टडी करते हैं, उससे ज़्यादा उसको समझते हैं और सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाइड करते हैं। बाकी के कुछ बच्चे, उनमें से सपोज 50 में से 5 ये हो गए और 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो मीडियम होते हैं, जिनको सच बात तो ये है कि बहुत ऊपर की चीज़ समझ में नहीं आती है और बहुत नीचे की चीज़ अगर हम पढ़ा देते हैं, उनको थोड़ा सा बिलो लाइन पढ़ा देते हैं तो ऐसा लगता है कि सर बहुत नीचे की चीज़ पढ़ा रहे हैं, ये तो हमको आता है। तीसरी कैटेगरी के ज़्यादातर स्टूडेंट, लगभग 70% स्टूडेंट, यानी कि 50 में से 35 स्टूडेंट जो साइंस लेते हैं, वो ऐसे हैं जिनकी कैपेसिटी तो बहुत अच्छा करने की है, लेकिन एकदम बेसिक से चीज़ें स्टार्ट ना करने के कारण उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और ऐसे स्टूडेंट ज़्यादा मोटिवेटेड भी नहीं होते हैं, ज़्यादा टारगेटेड भी नहीं होते हैं, ज़्यादा अपना गोल भी उनका क्लियर नहीं होता है। तो मैं अपने लेक्चर में चाहता हूं कि ऐसे हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट को, चाहे वो विलो हो, चाहे एवरेज हो, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट एक्सीलेंट स्टूडेंट हो, सबको कवर करूं और सारी चीजें जो भी टॉपिक में आपको पढ़ाऊं वो जीरो से शुरू करूं और आपको हीरो बनाने तक का सफर तय करवाऊं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक टॉपिक जिसका नाम है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म को कई बार हम अलग अलग नामों से भी बुलाते हैं। जैसे अगर आप टॉटोमेरिज्म की बात करो तो इसे हम कई बार इनोलिज्म भी कहते हैं, इनोलिज्म भी कहते हैं, या तो हम इसे कीटो इनॉल कन्वर्जन भी कहते हैं, कीटो इनॉल कन्वर्जन भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि हर बार ये कीटो इनॉल कन्वर्जन नहीं होगा। भले ही हम इसको इनोलिज्म कहते हैं, लेकिन हर बार ये कीटो इनॉल कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे और भी एग्जाम्पल्स होंगे जहां पर कीटो और इनॉल का इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा। इसको अलग अलग नामों से भी हम कई बार जानते हैं, कई बार इसको हम क्रिप्टोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। समटाइम्स इज ऑल्सो नोन एज द क्रिप्टोमेरिज्म, हम इसे क्रिप्टोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। टॉटोमेरिज्म, इनोलिज्म, कीटो इनॉल कन्वर्जन, एलिलोट्रोपिज्म के नाम से भी हम कई बार इसको जानते हैं। एलिलोट्रोपिज्म के नाम से भी, एलिलोट्रोपिज्म के नाम से भी हम कई बार इसको जानते हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग नाम से भी हम इस आइसोमेरिज्म को जानते हैं। बाकी आप गूगल में सर्च करोगे तो और भी बहुत सारे तरह के नाम, जैसे कि इसको हम कई बार डायनेमिक आइसोमेरिज्म या तो फिर मीरोट्रॉपी के नाम से भी जानते हैं। डायनेमिक आइसोमेरिज्म इसका सही नाम लगता है मुझे, ये भी आप लिख लो, डायनेमिक आइसोमेरिज्म के नाम से, ये बहुत फेमस है, इस नाम से भी हम जानते हैं। वैसे बहुत सारे और भी इसके नाम हैं। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है उसको बहुत अच्छे से समझो, एकदम शांति से, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे।
इवन मैं तो ऐसा देखोगे अगर आप बुक में सिलेबस में, तो टॉटोमेरिज्म आपको एनसीईआरटी में तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन क्वेश्चंस जो है ना वो नीट में आए हुए हैं, और इसके साथ सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इसके आने के चांसेस हैं वो जेई में, और खास तौर से जेई एडवांस के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन यहाँ के आने के चांसेस हैं। अब इसको हम टॉटोमेरिज्म इसलिए कहते हैं कि इसको टॉटोमर्स बनते हैं। इनोलिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि कीटो का इनॉल में कन्वर्जन होता है। डायनेमिक आइसोमेरिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि one form of the structure is converted into the another form and both are simultaneously may be present in the molecular form। तो अब इसमें मतलब क्या है इसका कि phenomenon by which a single compound exists in two or more readily interconvertible structure में ये आपस में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये टॉटोमर्स बन गए। वन एटॉमिक न्यूक्लियस यहां से डिस्प्लेस होता है और दूसरे पे पहुंच जाता है, इसीलिए हम इसे जनरली वो एटम हाइड्रोजन होता है, इसीलिए हम इसे कई बार क्या कहते हैं, डायनेमिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो जब तक आप इसके कुछ एग्जांपल्स नहीं लोगे, व्हेन यू विल नॉट टेक द एग्जांपल ऑफ द टॉटोमर, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, हमें कौन से कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म पढ़ना चाहिए, इसके कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, ये चीज आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। एक्चुअली टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले उसको यहां पे समझ लेते हैं। आप आगे चल करके देखोगे कि जो टॉटोमर है ना वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है, एक दूसरे फॉर्म डायनेमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। यानी इसके जो टॉटोमेरिक फॉर्म है वो दो तरह के हो सकते हैं, डायट टॉटोमर्स एंड ट्रायड टॉटोमर्स। ट्रायड टॉटोमर को हम 1,3 शिफ्टिंग भी कहते हैं, और डायट को हम 1,2 शिफ्टिंग भी कहते हैं। अब 1,3 शिफ्टिंग एंड 1,2 शिफ्टिंग क्या होती है, इसको थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे। यहां पर एक एग्जाम्पल से हमने इसको समझाने की कोशिश किया है कि सपोज ये कोई कंपाउंड जैसे है X, Y और डबल बॉन्ड Z, इनके बीच में ही इंटर कन्वर्जन होता है। ये X कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड हो। हाइड्रोजन इटसेल्फ विल नॉट बी X, यानी X की जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन नहीं होगी। X का मतलब है कि कोई ऐसा ग्रुप जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, ऐसा कोई ग्रुप जिसमें हाइड्रोजन अटैच है, उसका मतलब है X। यहां पर X का मतलब इटसेल्फ हाइड्रोजन नहीं। तो ऐसे केस में जो शिफ्टिंग होगी वो कैसे होगी कि ये वाला जो H है, X से जुड़ा हुआ जो H है वो अपनी पोजीशन को चेंज करके Z पे आ जाएगा, और Z का जो डबल बॉन्ड Y के साथ है वो X और Y के बीच में हो जाएगा। ये आप यहां पे देख लो, H है वो शिफ्ट होके यहां पे आ गया, और जो डबल बॉन्ड है वो Z और Y के बीच में है, वो शिफ्ट होकर के X और Y के बीच में हो गया। तो इस तरह से हाइड्रोजन, जो वर्ड हम यहां पर प्रोटॉन शिफ्टिंग भी कह सकते हैं, या तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि न्यूक्लियस शिफ्टिंग है, वो रियल में यहां पर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग है, लेकिन हम इसे हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं कहते हैं। हाइड्रोजन शिफ्ट अलग मामला है, अलग केस है, बाद में जब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा तब इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। टॉटोमेरिज्म पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि जीओसी का पार्ट है।
लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारे टॉपिक जहां भी जरूरत पड़े बीच बीच में आपको मैं एक्सप्लेन करता रहूं कि किस तरह से इनमें हाइड्रोजन की किस तरह से शिफ्टिंग हो सकती है। ये मैं बीच बीच में आपको कोशिश करूंगा कि और जो भी जीओसी से रिलेटेड टॉपिक हैं वो थोड़े थोड़े आपको क्लियर होते चले। मैंने कहा था कि जो टॉटोमेरिज्म है वो टू टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है डायड टॉटोमेरिज्म और दूसरा हो सकता है ट्रायड टॉटोमेरिज्म। तो हाइड्रोजन एटम का मूवमेंट 1 और 2 पोजीशन पर हो। हाइड्रोजन एटम का जो मूवमेंट है वो कहां पर हो, 1 और 2 के बीच में हो। तो हम कहते हैं कि ये 1-2 यानी कि डायड टॉटोमेरिज्म है। ठीक है, डायड टॉटोमेरिज्म हो सकता है इस केस में। इसको हम यहां पे समझ लेते हैं कैसे। हमने इसे कंपेयर किया था कि ये X, Y और डबल बॉन्ड Z। X हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, लेकिन आपने यहां पे हाइड्रोजन ले लिया। इसको एक बार फिर से समझ लो कि ये X, Y डबल बॉन्ड Z। तो X का मतलब यहां पर हाइड्रोजन अगर होगा तो ये 1-2 शिफ्टिंग यानी कि डायड टॉटोमेरिज्म हो। और अगर इसमें X की वैल्यू ऐसी होगी कि X के साथ कोई ग्रुप में है X और उसके साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो 1-3 पोजीशन की शिफ्टिंग होगी। ये भी टॉटोमेरिज्म का टाइप है। अब X मतलब ये जो हाइड्रोजन है डायरेक्ट वो हाइड्रोजन ही कहां शिफ्ट हो गया है, इसके साथ शिफ्ट हो गया है। और डबल बॉन्ड कहां हो गया, इसके और इसके बीच में आ गया। यहां पे आप एग्जांपल देख लो, जैसे आपने HCN लिया तो HC ट्रिपल बॉन्ड और N। अब ये हो गया X, ये हो गया Y और ये हो गया क्या, Z। तो Y की जो वैल्यू है ना वो डबल बॉन्ड की होना चाहिए, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें होना चाहिए जो मल्टीपल बॉन्डिंग कर सके। ऐसा कोई ग्रुप C होना चाहिए। तो कौन कौन से C हो सकते हैं, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। ये ऐसे ग्रुप हैं जो Y के रोल में यहां पर आ सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के बाद जो कंडीशन बने उसमें वाई वैलेंट बॉन्ड रखने वाला, शो करने वाला कोई बाई ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहां पर डायड टॉटोमेरिज्म में एक बात जो यहां पर रूल को ब्रेक कर रही है वो क्या है कि ये जो X है ना वो डायरेक्ट हमने हाइड्रोजन ले लिया। तो ये हाइड्रोजन ब्रेक होकर के अगर यहां पे शिफ्ट हो जाए तो ये NH और C, यानी जो हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है वो हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप बोलोगे कि सर यहां पर आपने ऐसा कहा था कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और इसमें डिफरेंस ये है कि यहां पर हमने एक रूल पढ़ा था। क्या पढ़ा था रूल, प्रायोरिटी ऑर्डर का। प्रायोरिटी ऑर्डर का रूल आपको याद होगा, क्या होता है, R T F M C P, RTFMCP होता है। R का मतलब है रिंग चेन, T का मतलब है टॉटोमर, F का मतलब है फंक्शनल। तो पहले प्रायोरिटी आपको किसको देना है, टॉटोमर को देना है। यानी किसी एक कंपाउंड में अगर टॉटोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दोनों प्रेजेंट हैं तो प्रायोरिटी आपको किसको देना है, टॉटोमर को देना। और यहां पर इसीलिए टॉटोमेरिज्म है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तो है ही, लेकिन प्रायोरिटी हम किसको देंगे, टॉटोमर्स को देंगे, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन आता है, टॉटोमर आता है। इसीलिए यहां पर हम इसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में काउंट नहीं करेंगे। अभी आप HCl को क्या बोलते थे, आप HCl को क्या बोलते थे, HCl को बोलते थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
इसी तरह से इसको आप चाहो तो ये कंपाउंड को आप हाइड्रोसाइनिक एसिड भी बोल सकते हो, और इसे आप क्या बोल सकते हो, हाइड्रो आइसोसाइनिक एसिड भी बोल सकते हो। ओके, तो हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड दोनों एक दूसरे के डायट टॉटोमर्स हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। हम इसको टॉटोमर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है इन द कंपैरिजन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये सीक्वेंस याद रखना बहुत काम का है बच्चों। ये आर का मतलब यहां पर कौन सा है, बोलो। आर का मतलब रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टी का मतलब है टॉटोमर, एफ का मतलब है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, एम का मतलब है मेटामर्स, सी का मतलब है चेन आइसोमर्स एंड पी का मतलब है पोजीशन आइसोमर्स। तो ये प्रायोरिटी का ऑर्डर आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं कि डायट टॉटोमर्स के और एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया। अब इसको थोड़ा ज्यादा यहां पर क्लियरिटी से आपको समझाया हुआ है। दो पार्ट बन सकते हैं, लेकिन कौन सी प्रायोरिटी में होगा मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, इसलिए इसको समझने की आगे ज्यादा जरूरत नहीं है। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रायड टॉटोमर्स। ट्रायड टॉटोमर्स का मीनिंग क्या है वो यहां पे समझ लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रायड टॉटोमेरिज्म। ट्रायड टॉटोमेरिज्म को हम 1-3 पोजीशन टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर एटम नंबर 1 एंड 3 के बीच में शिफ्टिंग होती है। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। यहां मैंने लिया एक एग्जांपल, देख लो। ये जो स्ट्रक्चर है रियल में वो कैसी है, आप देखो। यहां थोड़ा आप इसको डिटेल में बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ना वो कैसी है। सी, यहां पर H H H, C डबल बॉन्ड O और H, ऐसी स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में देखें कि ये एक्स कौन है, वाई कौन है, डबल बॉन्ड जेड कौन है, तो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं। आप उल्टे तरफ से इधर से नंबरिंग कर दो। अगर आप इधर से नंबरिंग कर दो तो ये 1 2 3 आप डबल बॉन्ड की तरफ से ले लो, ठीक है ना। एक्स वाई जेड हमने ऐसा लिया। एक्स ये है, एक्स का मतलब मैंने कहा था क्या होगा, हाइड्रोजन। नहीं, ट्रायड सिस्टम में हाइड्रोजन के अलावा कोई ग्रुप होगा जहां पर जैसे कार्बन और उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, तो ये प्रोटॉन की शिफ्टिंग होगी। ये यहां पर एक्स का मतलब है। तो हम इसको ले लेते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। और आप चाहो तो इसको अगर आप 1 2 3 के फॉर्म में देखो तो ये ग्रुप कैसा हो गया, एटम नंबर 1, ये 2 और ये 3। तो 1 3 के बीच में शिफ्टिंग हो रही है। यानी कि इसका अगर एक हाइड्रोजन यहां पे चला जाए और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहां पे आ जाए तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, देखो। ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के यहां चला जाए तो ये OH हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहां चला जाए तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप था वो क्या था, कीटो ग्रुप था, CO। और H है तो इसीलिए आपने कहा कि एल्डिहाइड ग्रुप है, वैसे ये कीटो ग्रुप दोनों में कॉमन। तो ये हो गया कीटो फॉर्म। एसीटैल्डिहाइड है, वैसे ये कंपाउंड का नाम एसीटैल्डिहाइड कॉमन नेम है, और इसका IUPAC नेम क्या है, इथेनल है। इसका IUPAC नेम क्या है, इथेनल है। अभी हम थोड़ा इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी IUPAC नेम पढ़ लिया है, तो आप इसको समझते रहना। और कीटो फॉर्म इज नाउ कन्वर्टेड इनटू इन एंड ऑल। ऑल का मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, OH, तो ये हो गया OL यानी कि ऑल, और डबल बॉन्ड हो गया यानी कि हो गया इन। तो वैसे अगर आप इसका नेम देखो तो ये 1 2, तो नाम क्या होगा, एथ, और 1 पर इन है तो 1
इन वन ऑल। तो आप ऐसे नाम लिख दो तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। तो कीटो इज नाउ कन्वर्टेड इनटू इनॉल, इसीलिए इसको हम इनॉल फॉर्म कहते हैं। इन एंड ऑल, इन का मतलब डबल बॉन्ड एंड ऑल का मतलब फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है और इसका सफिक्स होता है ऑल, और इसीलिए एक फॉर्म क्या हो गया, इनॉल फॉर्म, एंड दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड कीटो इनॉल कन्वर्जन। और यहां पे जो शिफ्टिंग हो रही है वो कहां पे हो रही है, 1 2 3। तो इधर हाइड्रोजन 1 2 तीसरे नंबर के एटम पे शिफ्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कीटो इनॉल कन्वर्जन को 1,3 टॉटोमेरिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। तो आपको दो चीजें यहां पे शायद क्लियर हो गई, एक तो ट्रायड आइसोमेरिज्म क्या है वो क्लियर हो गया, और दूसरा डायड आइसोमेरिज्म क्या है वो क्लियर हो गया। दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई, उसके हमने एक एक एग्जांपल ले लिए। अब सबसे मेन जो पॉइंट है कि इसकी क्या कंडीशंस हैं, कौन कौन से केस में या किस केस में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। तो ये केस आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ ध्यान में रखना है, एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड, यानी कि Y जो है वो डबल बॉन्डेड हो सके ऐसा कोई एटम हो, X कोई ऐसा ग्रुप हो जो हाइड्रोजन होगा तो डायड टॉटोमेरिज्म, या तो कोई ऐसा एटम हो जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो। तो सबसे पहले तो आप पहचानो कि कौन से कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म होगा और कौन से कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, पहले तो ये आपको पहचानने की जरूरत है। तो हम अभी बात करते हैं कंडीशंस ऑफ द टॉटोमेरिज्म की। जनरली हम कोई नॉर्मल टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि टॉटोमेरिज्म सिर्फ कीटोन में ग्रुप में ही होता है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप में ही होता है, लेकिन डियर स्टूडेंट ये बात ऐसी नहीं है। टॉटोमेरिज्म जो है ना वो कार्बोनिल में भी हो सकता है, इमाइन में भी हो सकता है, नाइट्रोसो ग्रुप में भी हो सकता है और नाइट्रो ग्रुप में भी हो सकता है। नाइट्रोसो में भी हो सकता है और नाइट्रो में भी हो सकता है। कैसे? कार्बोनिल का केस तो मैंने आपको एक समझाया। इमाइन ग्रुप कौन होता है और एमाइन ग्रुप होता है वो क्या आपको क्लियर है ना। जैसे अगर आपने C और NH2 ले लिया तो C और N के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये ग्रुप कहलाता है एमाइन। अगर यही C डबल बॉन्ड N होता है तो दिस इज कॉल्ड इमाइन। तो इमाइन मैंने कहा था कि ये जो ग्रुप है ना, अगर आप यहां पे X मान लो, इसको Y मान लो और इसको क्या, सॉरी, एक्स वाई जेड से अगर आप इसको कंपेयर करो तो एक्स आप किसको मानोगे, जिस कार्बन के साथ एक ग्रुप आपने हाइड्रोजन का जुड़ा हुआ हो ऐसा कोई ग्रुप ले लो। तो आप इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो और इसको जेड ले लो, ऐसी तीन कंडीशन बन जाएगी। यहां समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा इसको और क्लियर कर देता हूं, इसको हटा करके इसको क्लियर कर देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको क्या ले लो, x, इसको ले लो y और इसको ले लो y और z के बीच में डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ऐसा ये केस है, x y z हो गया, ये कहलाता है इमाइन। नाइट्रोसो में भी ये कौन है, ये है x है, ये y है और ये z है, तो शिफ्टिंग पॉसिबल है। यहां पर भी कैसा है, ये x है, ये y है और ये z है, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, तो इसमें भी पॉसिबल है। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, कहां कहां हो सकता है, वो ये केस है। कार्बोनिल में हो सकता है, इमाइन में हो सकता है, नाइट्रोसो में हो सकता है और नाइट्रो में हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म में एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको समझ में रखना है, ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट वन हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। कहां पर, प्रोटोनियम आयन भी हम कहते हैं, ऑन द sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन एटम।
अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन। हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? CHO, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, और वो कैसा हो? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। कैसा हो? sp3। जैसे आप इसको लो, ये C, यहां पर H H H, ये C डबल बॉन्ड O और H, तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। इससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, और ये कैसा है? 1 2 3, और एक ये इसका चौथा बॉन्ड, 1 2 3 4, है ना? आपने 4 अल्फा बॉन्ड ले लिया। सिंगल यानी कि सिग्मा बॉन्ड। सिंगल यानी क्या? सिग्मा बॉन्ड। सिंगल यानी कि सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड 4 हुए, 4 सिग्मा बॉन्ड हुए, तो क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन है अल्फा कार्बन, वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, यानी, और उसके पास कंपलसरी हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। कुछ जो कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूं उनको ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आप ये कंडीशंस को नहीं समझ पाओगे ना, तो आगे आपको टॉटोमेरिज्म बना भी नहीं पाओगे। उसकी स्टेबिलिटी तो बहुत दूर की बात हो गई, वो कुछ समझ में आएगा ही नहीं। दूसरी कंडीशन ये है कि टॉटोमेरिज्म इज पॉसिबल इफ एन अल्फा डेल्टा unsaturated carbonyl compound contains a hydrogen at its sp3 hybridized gamma atom। अब कैसे? जैसे ये फंक्शनल ग्रुप आपने लिया CHO, ये अल्फा, तो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, तो है, तो इसमें होगा। ये कार्बन यहां पर बीटा है, इसके पास भी H है, ये गामा है, गामा के साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ऐसे केस में भी टॉटोमेरिज्म होगा। यानी कि ये हाइड्रोजन भी यहां से ऐसा शिफ्ट हो सकता है। टॉटोमेरिज्म इज पॉसिबल इफ एन अल्फा डेल्टा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कंटेन्स अ हाइड्रोजन एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड डेल्टा अल्फा बीटा गामा, गामा कार्बन एटम के साथ अगर sp3 हाइब्रिडाइज हो तो भी इसमें टॉटोमेरिज्म हो सकता है। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, अब इसके साथ ये क्या हो गया? अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये क्या हो गया? गामा हो गया। तो गामा कैसा है? यहां पर हाइड्रोजन होंगे, तो ये कैसा हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो इसका हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट होगा, तो ये कैसा होगा? ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, तो इस केस में भी टॉटोमेरिज्म हो सकता है। अब टॉटोमेरिज्म के अगर आप केसेस समझो तो उनमें सबसे सिंपल जो कन्वर्जन है ना, वो कीटो इनॉल कन्वर्जन है। सबसे जो सिंपल फॉर्म है टॉटोमेरिज्म का वो है कीटो इनॉल इंटर कन्वर्जन। तो मेरे ख्याल से कंडीशंस ऑफ द टॉटोमेरिज्म आपको समझ में आ गई होगी। पहली बात तो X, Y एंड Z जो मैंने आपको रूल बताया वो उसको फॉलो करने वाला होना चाहिए। दूसरा ये कि अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होना चाहिए, है ना? और कॉन्जुगेशन सिस्टम अगर उसके बाद बन जाए तो हम आगे स्टेबिलिटी की बात करेंगे, रेजोनेंस की बात करेंगे। हालांकि रेजोनेंस में और टॉटोमेरिज्म में डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको ये डिफरेंस तब पढ़ाऊंगा जब थोड़ा टॉटोमेरिज्म की कंडीशंस और कुछ टॉटोमर्स बनाना आप सीख लोगे, तब आपको मैं रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म में डिफरेंस समझाऊंगा। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का एक एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, सबसे बढ़िया जो जनरल एग्जाम्पल है वो हमने लिया हुआ है। देखो कैसे, ये कीटोन है, कीटो फॉर्म, इसका नाम वैसे एसीटोन है। आपको याद होगा कि इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉमनली नोन एज एसीटोन, हम इसे कहते हैं एसीटोन, है ना? आप इसका आईयूपीएसी नहीं हो तो ये 1 2 और 3 प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन यानी कीटोन, तो कीटो फॉर्म है। अब इसका एक हाइड्रोजन अगर यहां पे शिफ्ट हो जाए तो ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा ही हुआ है। ये H यहां से, ये डबल बॉन्ड यहां पर, ये हो गया इनॉल फॉर्म। तो कीटो इज नाउ कन्वर्टेड इनटू इनॉल फॉर्म। अब होता ये है कि अभी आप तो इतना समझ लो कि इसमें टॉटोमेरिज्म आपको समझ में आएगा ना, कैसे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है। हम स्टेबिलिटी की बात बाद में करेंगे। जनरली होता क्या है
कि कीटो फॉर्म्स आर, अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो कीटो फॉर्म्स आर मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, यानी कि वो मेजर प्रोडक्ट होगा, मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। लेकिन ये बात है ना, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगी, ध्यान रखना। कई बार अलग फैक्टर्स भी काम करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काम करता है, कॉन्जुगेशन सिस्टम भी काम करता है, और इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है ना। ये रूल हमेशा के लिए नहीं, लेकिन कुछ जगह लागू होगा। कुछ अदर एग्जाम्पल भी यहां पर ले लेते हैं, जैसे कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म का एक दूसरा एग्जाम्पल यहां पे आपने लिया, तो मैंने इसको तो बता दिया है आपको कि इसमें जो मेजर क्वांटिटी होगी वो किसकी होगी, कीटो फॉर्म की होगी, और माइनर क्वांटिटी किसको होगी, इनॉल फॉर्म की होगी। कीटो फॉर्म ऑफ द मोनोकार्बोनिल कंपाउंड, मोनोकार्बोनिल याद रखना, मोनोकार्बोनिल का मतलब कि एक ही कार्बोनिल ग्रुप हो। इस वाले केस की मैं बात करता हूं, मोनोकार्बोनिल कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन इट्स इनॉल फॉर्म, क्योंकि पॉली कीटो ग्रुप लोगे ना तो उसके और दूसरे फैक्टर भी फिर काम करने लगेंगे, है ना। इसलिए यहां पर हमने एक स्पेशल बात यहां पर आपसे क्या कही है कि ये ग्रुप कैसा होना चाहिए, कीटो ग्रुप का मोनो कीटो ग्रुप होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एक ही कीटो ग्रुप। ये 99% और ये 1% सिर्फ बनेगा। दूसरा, इसमें कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का टॉटोमेरिक फॉर्म कौन सा बनेगा, सम ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी, ये सब अभी बात हम नहीं करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी की और ये सब। तो अब ये मैं ऐसे आप समझ सको तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत जोरदार पॉइंट यहां बन सकता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा कि कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो ज्यादा प्रोडक्ट 99% बनता है, जबकि इनॉल फॉर्म कम बनता है, ऐसा क्यों। ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आया तो होगा, पक्का ही आया होगा, आपने नहीं पूछोगे अलग बात है, लेकिन दिमाग में क्वेश्चन तो आएगा ना। तो कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें जो बॉन्डिंग है ना कीटो फॉर्म में 3 तरह की है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, एंड कार्बन ऑक्सीजन के फॉर्म में। आप यहां पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो तो देखो, कीटो फॉर्म में कैसा है, यहां पर H H H, फिर ये C डबल बॉन्ड O C, फिर यहां पे H H और H। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच की, कार्बन और कार्बन के बीच की, और कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच, ये कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच की ये बॉन्डिंग, तो इसकी टोटल जो सम ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी है वो 1500 किलो जूल पर मोल है। जबकि इनॉल फॉर्म में, यानी इंटर कन्वर्जिबल है, ऐसा आप इक्विलिब्रियम का साइन लगाते हो तो आप क्या लिखते हो इसमें, CH3, फिर C, यहां पर OH और डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर भी कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, और क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्ड है, लेकिन वहां पर डबल था, देखो यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां OH का बॉन्ड है और वहां पर OH का बॉन्ड नहीं है। तो इसकी जो पर मोल बॉन्ड एंथैल्पी है वो 1452 है, थोड़ी सी कम है। यू नो, जिस बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी, टोटल बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा और उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा बनेगी, और इसीलिए कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा है और वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनता है। समझ में आ गई ये बात। तो थर्मोडायनेमिकली यू कैन एक्सप्लेन दैट द कीटो फॉर्म्स आर मोर स्टेबल। कुछ और एग्जांपल्स इसके ले लेते हैं, जैसे आप यहां पर साइक्लोहेक्सेनॉन का एग्जांपल ले लो। अब साइक्लोहेक्सेनॉन में अगर आप इसके स्ट्रक्चर बनाओ तो ये साइक्लोहेक्सेनॉन है ना। ये एक्स वाई जेड में अगर आप कंपेयर करो तो कौन एक्स है कौन वाई है कौन जेड है पता चला। इसको आपने ले लिया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, एक्स के साथ एच है, इस कार्बन के साथ एच है, तो ये एच यहाँ पे शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप इधर से लेते हैं तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसका कीटो फॉर्म है और इसका इनॉल फॉर्म है। ये भी 98% है, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है।
दूसरा एग्जांपल आपने एल्डिहाइड लिया, तो इसमें 100% है, ये तो बहुत हाई नहीं, बनता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम बना तो देते हैं लेकिन रियल में ये इनॉल फॉर्म इसका बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता होगा? अब क्वेश्चन ये है कि आपने जो एल्डिहाइड लिया, H3C डबल बॉन्ड O और H एसिटाल्डिहाइड, और इसका आपने इनॉल फॉर्म लिया। एक्चुअली इसको देखो ना, तो फंक्शनल ग्रुप से डबल बॉन्डेड और CH2 है, यानी कि ये जो एल्कोहल है वो विनाइल एल्कोहल है ना? विनाइल एल्कोहल है कि नहीं? ये एलाइल होता तो इसके बगल वाले पे डबल बॉन्ड होता, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया? विनाइल एल्कोहल हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि एसिटाल्डिहाइड 100% और विनाइल एल्कोहल कम, बिल्कुल हाई नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है ना, ये फिर से अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किसमें? अगर जो कुछ बनता भी है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किसमें? एल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। इसकी स्टेबिलिटी नहीं है, बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो भी बहुत कम है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बेस पर आप बहुत सारे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म को समझ सकते हो। अब यहां पर एक अलग एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जिसमें कीटो के दो डाई कीटो ग्रुप हैं। डाई कीटो, अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ मोनो कीटो कंपाउंड्स का, अब ले रहे हैं कीटो फॉर्म्स ऑफ द एसाइक्लिक 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। 1,2 डाई कीटो, यानी कि यहां पर ये कार्बन नंबर अगर आप इसको यहां से काउंट करो तो ये 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2,3 डाइऑन। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेन 2,3 डाइऑन। इज इट क्लियर? डाइऑन यानी कि दो पोजीशन पर आपने कीटोनिक ग्रुप लगाया है। तो इसके दो आइसोमर्स बन सकते हैं, टॉटोमर बन सकते हैं। अगर आप इसको X ले लो, इसको Y ले लो और इसको Z ले लो, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो ये शिफ्टिंग कैसी होगी? Z है। हाँ, इसको थोड़ा क्लियर समझ लो, आपको टू जैसा ना दिखने लगे। ये यहां पर क्या है? Z है, ये दिस इज Z। ओके, तो अगर ये ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है और कार्बन पे H अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कहां शिफ्ट होगा? यहां पे शिफ्ट होगा, तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, ऐसी कंडीशन बन जाएगी। अगर आप यहां से शिफ्ट करो तो भी ऐसा बन सकता है ना? सेम कंडीशन, सेम नेम हो जाएंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो कीटो इनॉल कन्वर्जन का अब इसमें है कि कीटो फॉर्म ऑफ द एसाइक्लिक 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन द इनॉल फॉर्म। ये कीटो फॉर्म फिर यहां पर ज्यादा स्टेबल है। ठीक, तीसरी जो कंडीशन कुछ और इसमें ले सकते हैं कीटो इनॉल कन्वर्जन में, कि इनॉल ग्रुप ज्यादा स्टेबल हो जाता है, प्रीडोमिनेंट हो जाता है कीटो कंपोनेंट के कंपैरिजन में। अब वो एग्जांपल लेते हैं जिसमें इनॉल ग्रुप के परसेंटेज बढ़ जाते हैं और कीटो ग्रुप कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। तो कौन कौन से ऐसे केस हैं जहां पर इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है? इनॉल फॉर्म बिकम्स मोर स्टेबल। वो कौन कौन से केस हो जाते हैं, क्या क्या ध्यान में रखना है? तो पहला तो हमें ध्यान में रखना है कि मेटा इफेक्ट शो हो रहा है कि नहीं। अगर मेटा मीजोमेरिक इफेक्ट अगर शो हो रहा है तो वो कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। हाउएवर in certain cases the percentage of the enol content predominates the percentage of the keto content, यानी कि कीटो के कंपैरिजन में इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा। अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि कीटो का परसेंटेज ज्यादा होगा, इनॉल का कम होगा, लेकिन ये एक ऐसा केस है जब इनॉल के कम परसेंटेज ज्यादा होंगे और कीटो के कम होंगे। कौन कौन से केस में? जब उसमें मीजोमेरिक इफेक्ट देखने को मिले तब, जब उसमें रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन बन जाए तब, जब उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तब। ये तीन ऐसे केस हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे आप नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस कहते हैं। इसलिए हमको ऐसे तो अलग अलग पॉइंट बनाना चाहिए रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन को, लेकिन हमने एक साथ लिख दिया है। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर ये केस
इनॉल फॉर्म में आ जाते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। इसे नोट कर लो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि कीटो का ज्यादा परसेंटेज होगा, लेकिन यहां पर इनॉल का परसेंटेज बढ़ गया। अब देखो इसके और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, टाइप ऑफ द सॉल्वेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी को अफेक्टेड करते हैं। अब ये सब जीओसी का पार्ट है, जब मैं आपको जीओसी पढ़ाऊंगा तो वो बहुत सारी चीजें और भी इसमें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर देखो इसका H अगर यहां पे शिफ्ट हो जाए और तो ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। अगर आप इसके ये OH हो गया ना, यहां पे वो शिफ्ट हुआ, इसका आपने यहां तो डबल बॉन्ड ले लिया, तो अब एक कंडीशन यहां पे जनरेट हो गई कि CH इसके बीच में अब डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, स्ट्रक्चर होगी, तो यहां पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया और ये यहां पे चला गया, तो अल्टरनेट पोजीशन पर। तो आपको पता है ये कॉन्जुगेशन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। अब कॉन्जुगेशन सिस्टम यार अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जब आप रेजोनेंस पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कॉन्जुगेशन सिस्टम कैसे बनता है। अब यहां पे एक चीज ध्यान में रखो कि ये जो शिफ्ट हुआ ना, यहां पर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यानी ये कॉन्जुगेशन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। एकदम शॉर्ट में यहां पर समझ लो कि कॉन्जुगेशन सिस्टम है क्या। देखो अगर कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करता है तो ऑब्वियसली उसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम होता ही है, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल वो होता ही है। कॉन्जुगेशन के लिए कंफर्म ऐसा होना चाहिए कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, या तो सिंगल बॉन्ड तो फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, या तो सिंगल बॉन्ड फिर लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो वहां पर कॉन्जुगेशन सिस्टम होगा। और यहां पर कॉन्जुगेशन सिस्टम है कि नहीं, यहां पर नहीं है। देखो डबल बॉन्ड आपने लिया, फिर डबल बॉन्ड आ गया, तो कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं है। वहां अगर आपने इसका इनॉल फॉर्म कन्वर्ट किया तो वहां पर कॉन्जुगेशन सिस्टम है, और इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और इनॉल फॉर्म इस कॉन्सेप्ट में इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा। देखो पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट ज्यादा होगी तो इनॉल का परसेंटेज कम होगा, ये ध्यान रखना, बहुत ही मास्टर ब्लास्टर पॉइंट है। मास्टर ब्लास्टर यानी कि VIMP, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, जिसे हमने डाईपोल मोमेंट केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, तो जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी उसका परसेंटेज ऑफ द इनॉल कैसा कम होगा, कम होगा। अपोजिट रिलेशन है, पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट ज्यादा तो परसेंटेज ऑफ द इनॉल कैसा होगा, कम होगा। ये बात यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, यहां पर तो कॉन्जुगेशन सिस्टम एप्लीकेबल है कि इसका परसेंटेज फिर क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका परसेंटेज कैसा होगा, कम होगा। ठीक है ना। तो कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म के और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक यहां पर और भी इंपॉर्टेंट सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको यहां पे दे रहा हूं, देखो कि इनॉल का परसेंटेज यहां पे ज्यादा क्यों है, इनॉल का परसेंटेज यहां पे ज्यादा क्यों है। ये डाई कीटो ग्रुप है, ठीक है ना, इसका नाम 1 2 3 4 5 यानी पेंट 2 3 4, 2 and 4 डाईऑन, इसका IUPAC नेम है, ये डाई कीटोन ग्रुप है। अब इसकी भी देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कितनी 4-5 स्ट्रक्चर बन सकती हैं। कहां से, एक ये यहां पे H आ जाए ये वाला, यहां पे H आ जाए ये वाला, यहां पे H आ जाए ये वाला, यहां पे आ जाए ये वाला, तो ये और ये शिफ्टिंग होगी, एक एक तो अलग अलग बनेगा, दोनों साथ में शिफ्ट हो, ऐसी बहुत सारी इसकी पॉसिबिलिटीज बनती है। एक पॉसिबिलिटी पे हम बात करते हैं यहां पे, अगर आप इसको यहां पे ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए, सपोज अगर ये हाइड्रोजन अगर यहां पे ऐसा यहां शिफ्ट हो जाए तो ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर ऐसी मिल जाएगी। अब इसमें इनॉल फॉर्म का जो परसेंटेज है वो 76% है, जबकि कीटो का फॉर्म बचा हुआ कितना है, 24%।
ये कीटो फॉर्म सिर्फ 24% है। क्या रीजन है इसका? हमने कहा था कि मॉलिक्यूल हैविंग द 2 कार्बोनिल ग्रुप सेपरेटेड बाय द 1 कार्बन एटम, यही कंडीशन है। अब इस केस में आप देखोगे तो एक तो मॉलिक्यूल, ये जो हाइड्रोजन है ना, इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है और 1 2 3 4 5 पेंटासाइक्लो ग्रुप बना सकता है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरा फैक्टर ये है कि इसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम है कि नहीं वो चेक कर लो। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी डबल बॉन्ड जैसा है, तो फिर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसी कंडीशन यहाँ पे है। और एक तो पेंटा ये साइक्लो कंपाउंड बन जाता है। हालांकि इसका हेक्सा साइक्लो भी बन सकता है, अगर आप इसको H को यहाँ पे ले लो तो ऐसे 6 बन जाएंगे, लेकिन OH की खुद की अपनी स्टेबिलिटी ज्यादा H के साथ जुड़ा है तो नहीं है, इसलिए हम इसको लेते हैं। तो पेंटा साइक्लो कंपाउंड है, इसका परसेंटेज इसीलिए ज्यादा होगा क्योंकि ये साइक्लिक भी बना लेता है और इसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम भी है, और इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और परसेंटेज ज्यादा है। यही सेम चीज मैंने आपको यहां पर फिर से समझाने की किया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यहां पे डोमिनेंसी है। एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे ऐसा बन जाता है। रेजोनेंस स्टेबिलिटीज ऑफ द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड मोर स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा है और इसलिए वो ज्यादा बन रहा है। ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। अब कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म साइक्लिक कंपाउंड में थोड़ा सा देख लेते हैं कि साइक्लिक केस में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कुछ अलग एग्जांपल हो। कितने सारे मैंने एग्जांपल आपके लिए ले लिया यहां पर। हाँ, इसमें टॉटोमेरिज्म को समझाने के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। सारे एग्जांपल्स को देख करके आप आसानी से जितने भी केसेस आपको बन सकते हैं वो सारे केसेस में लेने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये आपको जल्दी थोड़ा समझ में आ जाए। इनॉल फॉर्म ऑफ द साइक्लिक 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन इट्स कीटो फॉर्म। साइक्लिक के केस में इसका जो इनॉल फॉर्म बनेगा ऐसा ही बनेगा। देखो कैसे, यहां पर हाइड्रोजन है, एक्चुअली ये हाइड्रोजन है, ये है, तो ये यहां पे शिफ्ट होगा, है ना, ये X Y और Z हो गया, यहां शिफ्ट होगा, तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, यहां पर H आ गया। तो लेस स्टेबल रिपल्सन बिटवीन CO ग्रुप्स, CO ग्रुप्स के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, और इसमें कैसा रिपल्सन कम हो रहा है। तो रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो डाई कार्बोनिल कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन इट्स कीटो फॉर्म, है ना। कीटो के कंपैरिजन में इसका इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेस स्टेबल रिपल्सन बिटवीन द CO ग्रुप्स, CO ग्रुप्स के बीच में रिपल्सन हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी कैसा है, रिपल्सन ज्यादा है, और स्टेबिलिटी कैसी है, कम है, ठीक है ना, एकदम सही है। अगला जो केस है वो ले लेता हूं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इन दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड में पहले तो ये क्लियर करो कि इसमें टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। तो पहला हमारी जो कंडीशन है कि टॉटोमर होना चाहिए, वो आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, ये आपको ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं कि इसमें टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं? इसमें होगा कि नहीं? देखो ये यहां पे कार्बन है, ये हो गया, यहां पर हो गया सपोज ये X हो गया, ये Y हो गया और ये Z हो गया। तो कौन सा है यहाँ पे हाइड्रोजन? तो नहीं, 1 2 3 और ये 4, ये हाइड्रोजन यहाँ पर है। कोई भी शिफ्ट कर लो इसमें, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये बन गया फिनॉल। एंड यू नो, अब फिनॉल से ज्यादा स्टेबिलिटी तो ये साइक्लिक कंपाउंड की नहीं है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टी है। फिनॉल में कैसी प्रॉपर्टी है, एरोमेटिक प्रॉपर्टी है। देखो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए आपको क्या क्या कंडीशन है वो याद है कि नहीं याद है? पहले तो ये अभी आएगा आपको। वैसे तो अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है तो ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और वही प्रोडक्ट 100% होगा, बाकी का नहीं होगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं पता, कि कीटो और इनॉल में हमने पहले कहा था कि कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और वो मेजर प्रोडक्ट होगा,
लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि इनॉल ज्यादा स्टेबल बन जा रहे हैं कुछ, तो वो केसेस अलग अलग है। उनको आप कहां कहां से समझा रहे हो कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम है, उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट है, उसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टी है। तो ऐसे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक 3 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो एरोमेटिक की होती है, जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? एंटी एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। अरे ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, इसको समझाऊंगा तो टॉटोमेरिज्म रह जाएगा। और ये जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक है, ठीक है ना। इसको जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, ये तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला है। कैसे? यहां पर 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। n की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दो, अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 4 × 1+2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये एरोमेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल। देखो हकल्स रूल क्या कहता था, आपको याद हो तो, हकल्स रूल के अकॉर्डिंग साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक कब है? जब उसमें ऑल द एटम्स शुड बी प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। वो सेकंड बात है, आप मान लो कि ये सेम प्लेन में सारे एटम प्रेजेंट है, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। दूसरी बात यह है कि उसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए। अल्टरनेट पोजीशन पर डबल सिंगल बॉन्ड होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये कंडीशन है तो ये एरोमेटिक है। कॉन्जुगेशन सिस्टम है, रेजोनेंस बना सकता है, तो ऐसे कंपाउंड की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है। तो ये मैं आपको अगला कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देता हूं जिसके बेस पर आप कीटो इनॉल का इंटर कन्वर्जन आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो कुछ इसमें आपको क्वेश्चन में आपको दे देता हूं कि इसमें आपको बताना है कि कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा है कि इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा स्टेबल कौन होगा। परसेंटेज ऑफ द इनॉल इंक्रीजेस विद द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन, है ना। एल्कीन स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा इन एल्कीन की होगी, उस इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। यानी इसमें इन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये है, फिर ये है, फिर ये है, और इसीलिए इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा है ना। तो ये तो आप समझ गए होंगे, बहुत इजी टॉपिक है ये, कोई ऐसे खास बात नहीं है। अब एक ये लास्ट पॉइंट आज की क्लास में, फिर बाद में हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ेंगे और उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनॉल फॉर्म में ज्यादा स्टेबिलिटी हो सकती है। जनरल ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज ऑफ द इनॉल, एरोमेटिक होगा तो सबसे ज्यादा, बीटा डाई कार्बोनिल उससे कम, अल्फा डाई कार्बोनिल उससे कम, मोनो कार्बोनिल उससे कम। एरोमेटिक का जैसे मैंने आपको समझाया था कि अभी आप फिनॉल ले लो, तो फिनॉल इसका कैसा है? एरोमेटिक है। अब ये एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, बीटा डाई कार्बोनिल, बीटा कार्बोनिल यानी कि बीटा पोजीशन पर कार्बोनिल आ जाए। यानी कि आप जैसे लेते थे ना CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। ये बीटा डाई कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ, पहला अल्फा और बीटा, इधर से भी अल्फा और बीटा, तो बीटा बीटा पर 2 बार डाई कार्बोनिल, अल्फा डाई कार्बोनिल, अल्फा पे ही डाई कार्बोनिल आ जाए। अल्फा पे डाई कार्बोनिल कैसे कि C डबल बॉन्ड O H CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ऐसा अल्फा डाई कार्बोनिल। मोनो कार्बोनिल जैसे कि आपने CH3 C डबल बॉन्ड O और H ले लिया, ये मोनो कार्बोनिल। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होगी, परसेंटेज ऑफ द इनॉल होगा, वो एरोमेटिक का होगा, फिर डाई कार्बोनिल का, फिर अल्फा डाई कार्बोनिल का, और फिर इसके बाद मोनो कार्बोनिल का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में ऑलरेडी मैंने आपको ये जो केस है इसको नोट कर लो, कई बार आपको सामने आ चुका है ये कि
RTFMCP हमें ऑर्डर फॉलो करना है। अगर एक ही कंपाउंड में कई सारे तरह का आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी हो तो हम किसको प्रायोरिटी ऑर्डर में रखेंगे? तो सबसे पहली प्रायोरिटी ऑर्डर होगी रिंग चेन की, फिर टॉटोमर्स की, फिर फंक्शनल की, फिर मेटामर्स की, फिर चेन की और पोजीशन की। RTFMCP या RTFMCP ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है टू फाइंड द स्टेबिलिटी, यानी कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आप किसे काउंट करोगे, कौन ज्यादा डोमिनेंट है, वो ज्यादा उसको आपको काउंट करना है एज अ आइसोमर। ओके स्टूडेंट, टॉटोमेरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप इसको एक लेक्चर और पढ़ने की इच्छा रखते हो तो मैं इसमें कुछ आपको और भी एग्जांपल्स, थोड़ा सा स्टेबिलिटी ऑर्डर के, रेजोनेंस के, हाँ एक चीज और मिस हो गई स्टूडेंट यहाँ पे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म। और इनोलिक फॉर्म के अलावा भी जो एग्जांपल्स हैं टॉटोमेरिज्म के, वो दो चीजें हम पार्ट 2 ऑफ द टॉटोमेरिज्म में लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, आप देखते रहो मेरा आपका सुपर हिट चैनल एडुकेयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं रजनीश गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और नेक्स्ट क्लास में जब आप आना तो थोड़ा सा वर्क करके आना, थोड़ा सा पढ़ करके आना, तो आपको ये चीजें समझने में थोड़ा ज्यादा इजी होंगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।